और समाजवाद में यहाँ जो हम लोगों ने देखा था समाजवाद को, तो एक तो हम लोग समाजवाद में यहाँ पे देखें कि समाज को लेकर एक सिद्धांत दिया गया है, एक विचारधारा समाज को लेकर एक व्यक्त किया गया। और वह विचारधारा क्यों व्यक्त किया गया? तो चूंकि समाज में एक बड़ा बदलाव आया था पुनर्जागरण के पश्चात, यूरोपीय समाज में बदलाव आया, और समाज में बदलाव यह आया कि अब वह समाज आर्थिक आधार पर विभाजित हो चुका था। समाज में आर्थिक विषमताएं आ गई थी। कैसे आई आर्थिक विषमता? इसी को लेकर एक थीसिस है, जो सिद्धांत दिया जा रहा है समाजवादियों के द्वारा। अलग अलग समाजवादी इसको लेकर, इस आर्थिक विषमता को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर समाज के ही कुछ प्रबुद्ध वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, उनके द्वारा अपना विचार व्यक्त किया जा रहा है। यानी मूलतः यह जो समाजवाद जो हम लोगों ने कल जो देखा था, यह समाज में आर्थिक समानता को लागू करने के लिए यह दिया गया एक सिद्धांत था। अब यह समाज में आर्थिक विषमता आई क्यों? भाई, आर्थिक समानता स्थापित करने को लेकर दिया गया एक विचार है, यानी समाज को लेकर दिया गया एक वाद है। वाद मतलब सिद्धांत। तो जहां भी अगर वाद लगा हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई सिद्धांत है, विचारधारा है। अब जैसे हम लोग देखते हैं तो समाजवाद, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, ये सब है ना। तो अब राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र को लेकर दिया गया एक सिद्धांत, वह हो गया राष्ट्रवाद। उपनिवेश को लेकर दिया गया एक सिद्धांत, कैसे उपनिवेश स्थापित किया जाए और कैसे उस पर नियंत्रण बनाए रखा जाए, इसको लेकर जो सिद्धांत दिया गया वो हो गया उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे समाज को लेकर यह सिद्धांत दिया जा रहा है। और समाज को लेकर क्या? तो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने को लेकर। तो आखिर यह समाज में आर्थिक विषमता क्यों आई और कैसे आई? यह जो आर्थिक विषमता जो समाज में आई, यह क्यों आई? तो इसके पीछे बहुत कारणों का योगदान है। इसके पीछे एक तो इस आर्थिक विषमता कैसे आया? तो चूंकि यूरोप में बदलाव हो रहा है, यूरोप बदल रहा है, और इस बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई पुनर्जागरण से। उस पुनर्जागरण के कारण भौगोलिक अन्वेषण हुआ। भौगोलिक अन्वेषण के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी घटना घटित होती है, व्यावसायिक क्रांति। व्यावसायिक क्रांति, बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है। अब व्यापार हो रहा है तो उस व्यापार में कुछ वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ और कुछ वर्ग उस लाभ से वंचित रह गए। यही हो रहा है ना, कि कुछ को लाभ मिला और कुछ उस लाभ से वंचित रह गए। और समाज में एक मतभेद उभर कर आने लगा, एक तनाव उभर कर आने लगा। अब उसी सामाजिक तनाव को दूर करने को लेकर एक दिया गया सिद्धांत है। यह यानी आर्थिक विषमता क्यों? तो इसके जो मुख्य कारण रहा इस आर्थिक विषमता को लाने में, वह रहा आपको व्यावसायिक क्रांति। व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति, और यह पुनर्जागरण की देन रही। इसके साथ साथ इसी व्यावसायिक क्रांति का आगे का रूप हम क्या देखते हैं? वह देखते हैं औद्योगिक क्रांति के रूप में। औद्योगिक क्रांति के रूप में अब बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, और ये छोटे मोटे नहीं, बड़े भारी भरकम उद्योग, और इसमें बड़े स्तर पर मुनाफा कमाया जाने लगा। इसने उस समाज में खाई को और बड़ा कर दिया। जो आर्थिक जो
असमानताएं थी, उस आर्थिक असमानता को और बढ़ा दिया। अब इसी को लेकर चूंकि यह जो औद्योगिक क्रांति है, यह जो व्यावसायिक क्रांति है, इसने समाज में एक नए वर्ग को जन्म दे दिया। यहां से इस व्यावसायिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने समाज में एक नया वर्ग को भी जन्म दिया। क्योंकि इसके पहले यूरोप का समाज जो था वह कुछ इस तरीके से था, यानी समाज में दो ही वर्ग थे, एक आपका अपर वर्ग और एक आपका था लोअर वर्ग। समाज में दो ही वर्ग था। लेकिन इसने क्या हुआ कि इसने एक नए वर्ग को जन्म दे दिया और वह हो गया मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। अब यह वर्ग जो है, इसके ऊपर इस विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि यही वर्ग इसका फायदा उठाया। पुनर्जागरण हुआ, प्रबोधन हुआ, ये सारा चीज हो रहा है। नया नया तर्क आया, विचारधाराएं आई, और उस विचारधारा से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई था तो वह था मिडिल क्लास। अब इस जो आर्थिक विषमता है, इस आर्थिक विषमता ने समाज में एक तनाव को जन्म दिया, और इसी को लेकर अब यहाँ पे जो सिद्धांत दिया जा रहा है कि आखिर इस आर्थिक विषमता को कैसे पाटा जाए, कैसे इसको दूर किया जाए, इसको लेकर कुछ सिद्धांत दिए जा रहे हैं कि इस खाई को कैसे कम किया जाए। क्योंकि इसमें किसी एक वर्ग का बहुत बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था, और यहां से जो वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, वह थे मजदूर। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में एक तरफ उद्योग है तो एक तरफ मजदूर है, और मजदूर का शोषण किया जा रहा है। अब मजदूर धीरे धीरे, चूंकि विचारधारा का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा है, तो वे धीरे धीरे जागरूक होने लगे। अब जागरूक होने लगे तो वे संगठित भी होने लगे। अब चूंकि राज्य है भी, लेकिन वह राज्य जनता के लिए है, लेकिन जनता के द्वारा नहीं है, इसलिए वह राज्य भी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाए हुए है। वह राज्य इनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब इसको लेकर मजदूरों को लगा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो उनके पास और क्या तरीका था? उनके पास तरीका था या तो हिंसा करो, छीन लो, कब्जा कर लो, और नहीं तो भैया काम छोड़कर भागो। तो उन्होंने इन दोनों तरीके को अपनाया। लेकिन इस दोनों ही तरीके से जो बुर्जुआ वर्ग था, नुकसान उसी को हो रहा था, क्योंकि सब कुछ उसका लगा हुआ था। अब वही इस समाधान का एक रास्ता निकालने का प्रयास किया, जो प्रारंभिक समाजवादी के नाम से जाने जा रहे हैं। और इस प्रारंभिक समाजवादी में साइमन है, इस प्रारंभिक समाजवादी में फुरिये हैं, इस प्रारंभिक समाजवादी में लुई ब्लां है, इस प्रारंभिक समाजवादी में ओवन है, जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश चिंतक हैं, जिन्होंने सभी ने अपने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहा कि भाई यह जो एक नई समस्या आई है, जो नया जो तनाव उत्पन्न हुआ है, इसको सभी ने अपने अपने तरीके से उसका समाधान, उसका हल निकालने का प्रयास करने लगे। तो यह कहलाए प्रारंभिक समाजवादी। लेकिन ये प्रारंभिक जो समाजवादी थे, इन प्रारंभिक समाजवादियों के द्वारा दिया गया विचार बहुत सार्थक नहीं रह पाया, और समाज में जो समस्याएं थी वो समस्या बनी ही रही। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ। जो प्रारंभिक समाजवादियों की कुछ उपलब्धियां हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक समाजवादियों की कुछ उपलब्धियां रही, ऐसे विशेष उपलब्धियां तो नहीं रही, क्योंकि राज्य पर इसका कोई प्रभाव विशेष पड़ा नहीं। दूसरी ओर आप देखें तो मजदूरों का शोषण अभी भी बना रहा, उनका शोषण कम हुआ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव आया। बदलाव यह आया कि कम से कम मजदूरों में एक चेतना आई। बदलाव यह आया कि मजदूर संगठित होने लगे। बदलाव यह आया कि अब इनको लेकर चिंता व्यक्त किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे इनकी उपलब्धियां भी रही है प्रारंभिक समाजवादियों की। इसी में से अब आगे चलकर हम लोग देखेंगे तो अब चूंकि हम लोगों ने इसके पहले देख लिया था कि जो प्रारंभिक समाजवादी जो हैं, उन लोगों ने जो विचार व्यक्त किया है, उस विचार व्यक्त करने के बावजूद भी यह जो तनाव था या यह जो समस्या थी वह समस्या बनी रही। अब इसी को लेकर एक और सिद्धांत होगा, और यह सिद्धांत समाज को लेकर एक सिद्धांत दिया जाएगा। किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा।
मार्क्स के द्वारा दिया जाएगा। अब मार्क्स को आप देखो तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में, और यह था एक यहूदी परिवार से। इसके पिता बड़ा शिक्षित थे, वकील थे, पढ़े लिखे थे, और इसका यह यहूदी परिवार से संबंधित था। बाद में यह धर्मांतरण करता है, धर्म परिवर्तन करता है और प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लेता है, ईसाई धर्म के। आगे चलकर हम लोग देखते हैं तो यह जो मार्क्स है, इस मार्क्स ने आपको सिद्धांत व्यक्त किया समाज को लेकर। उस तनाव को यह भी कम करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यह जो मार्क्स के द्वारा समाज को लेकर जो व्याख्या दिया गया वह कहला रहा है मार्क्सवाद। तो यह जो मार्क्स ने जो समाज को लेकर जो समाज को जो परिभाषित किया, यही है मार्क्सवाद। क्योंकि इसने समाज को जो समाज की जो परिभाषा इसने दी, इसने समाज की परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर देने का प्रयास किया, वैज्ञानिक आधार पर देने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पे मार्क्स जो है वह मार्क्स कहता क्या है। सबसे पहले तो एक तो मार्क्स ने आपको कुछ महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की, जिसमें एक इसका सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है जो 1848 में लिखा जा रहा है, वह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसने आपको समाज को लेकर एक सिद्धांत व्यक्त किया अपने उस रचना में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। फिर हम लोग देखते हैं तो 1867 में मार्क्स ने एक और अपने विचार को व्यक्त किया, और वह एक रचना लिखा जिसका नाम है दास कैपिटल, जिसमें वह अब आह्वान करता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अब तुम्हारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा हुआ है। तो 1867 में इस बात को मार्क्स व्यक्त करता है और समाज को लेकर एक नई परिभाषा उसने दिया है। यानी इसने, मार्क्स को आप देखो तो समाजवादी विचारधारा को यह व्यवस्थित रूप से देने का प्रयास करता है। कैसे? तो अब मार्क्स का लक्ष्य क्या था? तो मार्क्स के अगर हम लक्ष्य की बात करें कि इसका लक्ष्य क्या था, आखिर यह जो विचार व्यक्त कर रहा है, तो इस विचार व्यक्त करने के पीछे इसका लक्ष्य क्या है मार्क्स का। तो यहाँ अगर हम लोग इसके विचार को देखें, जो मार्क्स अपना विचार व्यक्त कर रहा है, इसका लक्ष्य क्या है, तो मार्क्स का लक्ष्य था साम्यवाद की स्थापना करना। इसका जो लक्ष्य था वह लक्ष्य क्या है? साम्यवाद की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना, यह मार्क्स का लक्ष्य था। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसकी स्थापना कैसे की जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न था। तो यह मार्क्स का लक्ष्य साम्यवाद की स्थापना करना। कैसा साम्यवाद? मतलब साम्यवाद फिर क्या है? तो समाजवाद से ही साम्यवाद निकल कर आ रहा है। तो यह जो मार्क्स ने जो साम्यवाद की स्थापना करना, तो यह मार्क्स कहता है कि समाज कैसा हो, तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज बनाना। यानी साम्यवाद क्या है? तो वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, समाज की स्थापना। देखो, चूंकि यह आर्थिक विषमता को समाप्त करने को लेकर समाज में दिया गया एक सिद्धांत है, इसके पूर्व भी लोगों ने दिया। जो मार्क्स के पूर्व के समाजवादी कहलाए, वह क्या कहलाए? समाजवादी। क्योंकि वहां पे संघर्ष नहीं है, वहां पे समन्वय है। और यहां पे क्या है? साम्यवाद में क्या है? संघर्ष है। अब मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स भी वही काम कर रहा है कि आर्थिक विषमता कैसे दूर होगी। समाज में जो यह आर्थिक विषमता है, यह आर्थिक विषमता कैसे दूर होगी। तो इसके लिए जो मार्क्स तरीका बतलाता है, वह क्या बतलाया कि समाज वर्ग विहीन हो, जिसमें कोई वर्ग ही ना हो, और समाज राज्य विहीन हो। क्योंकि यह जो विषमता है, यह विषमता समाज में क्यों है? तो यह समाज में वर्ग और राज्य के कारण है। यही इस विषमता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर समाज में कोई वर्ग ही ना होगा तो भेदभाव होगा क्या? भेदभाव नहीं होगा, समता होगा। अगर समाज में राज्य हो ही ना, अगर मान लो राज्य हो ही ना, राज्य जैसी संस्था हो ही ना,
तो कोई किसी पर नियंत्रण लगाएगा क्या कि तुमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसे विशेषाधिकार है, इसे विशेषाधिकार नहीं है? कोई होगा? फिर जिसको जो करना है करो। फिर कोई रुकावट होगी किसी प्रकार की? किसी को विशेषाधिकार होगा क्या? ये विशेषाधिकार कौन दे रहा है? ये जो प्रोटोकॉल की बात कर रहा है कौन कर रहा है? ये राज्य कर रहा है, स्टेट कर रहा है। तो फिर इसकी जरूरत है क्या? अगर इस व्यवस्था को, अगर समाज को समतामूलक समाज बनाना है तो समाज वर्ग और स्टेट को समाप्त कर दिया जाए, इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो यहां पे कहता है कि वह वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज स्थापित हो, लेकिन यह होगा कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि इसकी स्थापना की कैसे जाएगी। अब यहां पे अगर हम देखें तो यह कैसे, क्या यह संभव है? कैसे संभव है? अगर संभव है तो कैसे? प्रश्न तो यह उठता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज कैसे स्थापित की जाएगी। तो इसके लिए मार्क्स तरीका क्या बतलाता है कि स्थापित की जाएगी। मार्क्स कहता है कि स्थापित की जाएगी। क्यों नहीं स्थापित की जाएगी? बस इसके लिए एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, एक क्रांति लानी होगी। और वह क्रांति क्या? मार्क्स क्या कहता है? उस कौन सी क्रांति? तो मार्क्स कहता है कि यह होगी कैसे? सर्वहारा क्रांति के द्वारा। यह होगी, वर्ग विहीन समाज भी होगा, राज्य विहीन समाज भी होगा। इसके लिए एक क्रांति लाना होगा और क्रांति के एक नहीं अनेक चरण होंगे। एक बार में संभव नहीं है, यह एक बार में संभव नहीं है। लोग नहीं करने देंगे, ना तो राज्य करने देगा और ना वर्ग करने देगा। यह संभव ऐसे नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए एक रिवॉल्यूशन लाना होगा और वह रिवॉल्यूशन जो होगा वह होगा सर्वहारा क्रांति। सर्वहारा किसे कहा जा रहा है? शोषित वर्ग। शोषित वर्ग, वह कौन सा वर्ग? शोषित वर्ग। तो उनके द्वारा एक क्रांति लाई जाएगी, जो शोषित वर्ग है। इन लोगों को मिलकर एक परिवर्तन लाना होगा। और तभी तो मार्क्स कहता है कि पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कैसे सर्वहारा क्रांति कैसे आएगी? तो इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। तब जाकर वह लिखता है कि पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। लेकिन इसके लिए मार्क्स कहता है कि यह इतना आसानी से नहीं लाया जा सकता है और एक ही बार में अचानक भी नहीं होगा। इसको बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करना होगा, और नहीं तो फिर उसको कुचल दिया जाएगा। क्योंकि बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन जो भी प्रयास किया गया वह प्रयास सफल नहीं हुआ। मजदूरों ने बहुत बार आंदोलन किया। 1830 की क्रांति हुई, यूरोपीय क्रांति, 1848 की यूरोपीय क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति का हश्र क्या हुआ? उसको दबा दिया गया। यहां तक कि 1832 में ब्रिटेन में हुआ, उसका हश्र क्या हुआ? मध्यम वर्ग वह केवल अपना फायदा लिए और निम्न वर्ग का साथ छोड़ दिए। 1833 का चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, उसका हश्र क्या हुआ? तो इसलिए अब छिटपुट लड़ने की जरूरत नहीं है, अब उन सभी मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा। तो इसलिए दुनिया के मजदूरों को अब यहां पे है कि सर्वहारा क्रांति के द्वारा। तो सर्वहारा क्रांति कैसे लाई जाएगी और क्यों लाई जाएगी? सबसे बड़ा चीज है कि सर्वहारा क्रांति क्यों लाई जाएगी। तो मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों? मार्क्स आखिर इनके द्वारा ही यह क्रांति को लाने की बात क्यों करता है कि क्रांति मजदूरों के द्वारा ही हो? तो इसके पीछे मार्क्स जो है वह कुछ सिद्धांत देता है कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों, यानी सर्वहारा क्रांति के द्वारा। और क्रांति सर्वहारा, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यह क्रांति मजदूरों के द्वारा ही क्यों? तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि मार्क्स कहता है कि भाई वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज को लागू करना होगा, तब इस आर्थिक असमानता को दूर किया जाएगा, दूर किया जा सकता है। इसके लिए सभी मजदूरों को संगठित होना होगा। यह कैसे संभव है वह बतलाता भी है कि यह संभव है सर्वहारा क्रांति के द्वारा।
लेकिन प्रश्न यह है कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों, मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों। अब आखिर मार्क्स जो यह कह रहा है कि सर्वहारा क्रांति के द्वारा, तो मजदूरों के द्वारा ही वह क्रांति की बात क्यों करता है, क्रांति क्यों। अब आप देखो तो यहां पे मार्क्स बड़ा एक वैज्ञानिक की तरह इसका उत्तर देगा, और मार्क्स ने कुछ प्रमुख सिद्धांत यहां पे देगा, जिसमें मार्क्स का एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो मार्क्स यहां पे कह रहा है कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों, तो इसके लिए मार्क्स कुछ सिद्धांत दे रहा है, और इसी में एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत। इसके साथ साथ और क्या मार्क्स कह रहा है, तो इसके साथ साथ मार्क्स आपको अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत तो वह देता ही है, इसके साथ साथ मार्क्स आपको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी करता है। वह कहता है कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों, तो इसके लिए इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या वह करता है, भौतिकवादी व्याख्या। वो कहता है कि मजदूरों के द्वारा क्रांति क्यों, तो इसलिए मजदूरों के द्वारा क्रांति। अब यहां पे आप देखोगे तो इसके साथ साथ वह और क्या, तो इसके साथ साथ मजदूरों के द्वारा क्रांति क्यों, तो इसके लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स देगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत करेगा। इसके साथ साथ मार्क्स आत्मलोप का सिद्धांत देगा, आत्मलोप का सिद्धांत। यानी जब हम इन सारे सिद्धांतों को जब समझेंगे तब हम जान पाएंगे कि मजदूरों के द्वारा ही क्रांति क्यों। इसके साथ साथ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स देगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यानी मार्क्स कहता है कि मजदूरों के द्वारा क्रांति लानी होगी, सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति लानी होगी, तब जाकर वर्ग विहीन और समाज विहीन राज्य की स्थापना हो पाएगी, और तब जाकर समाज से यह जो विषमता है वह विषमता को दूर किया जा सकता है। क्योंकि मार्क्स से पहले भी लोगों ने विचार व्यक्त किया था, जिन्हें मार्क्स ने क्या कहा, काल्पनिक समाजवादी कहा। बोला ये यूटोपियन समाजवादी हैं, ये आदर्शवादी हैं, इनको बस केवल ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, तो हृदय परिवर्तन से यह समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। समाज में परिवर्तन कैसे आएगा, तो इसके लिए मार्क्स इस सिद्धांत को देता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। यानी समाज में अब द्वंद्वात्मक है क्या, देखो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या, द्वंद्व का मतलब क्या, संघर्ष, टकराव। तो मार्क्स कहता है यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तो समाज के विकास में मार्क्स कहता है कि हमेशा से जब भी समाज का विकास हुआ है, तो समाज का विकास बिना संघर्ष का नहीं हुआ है। समाज का विकास संघर्ष के बिना नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब मार्क्स कह रहा है कि संघर्ष के बिना समाज का विकास हुआ ही नहीं है, संघर्ष अनिवार्य है। और यह संघर्ष क्यों हुआ है, तो यह संघर्ष भौतिकवाद यानी आर्थिक गतिविधियों के कारण, भौतिकता के लिए। भाई लोग भौतिकवादी होंगे या नहीं होंगे, जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होगा वैसे वैसे आप भौतिकवादी होगे या नहीं होगे। आज आप जॉब करोगे तो फिर भी आप ऑटो से चलोगे क्या, फिर भी आप बाइक से ही चलोगे क्या। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर 2-4 गाड़ियां कम पड़ने लगेंगी, है ना क्या।
अरे फॉर्च्यूनर तो एक ही, फॉर्च्यूनर लो, BMW लो, मर्सिडीज लो, लेकिन वो भी किसी दूसरे के नाम पर लेना होगा, नहीं तो फिर उसके साथ विभाग भी एक बना हुआ है, वो तुरंत पूछ बैठेगा कि क्या सैलरी मिल रहा था और क्या आपने किया है ना। तो यानी जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन होगा वैसे वैसे फिर क्या होगा, तो लोग भौतिकवादी होंगे। तो मार्क्स कह रहा है कि समाज का विकास संघर्ष के बिना नहीं हुआ है। जब भी अगर समाज में बदलाव आया है तो उसके लिए संघर्ष जरूरी है, संघर्ष हुआ है। और यह संघर्ष क्यों हुआ है, तो यह संघर्ष आर्थिक गतिविधियों के कारण हुआ है, भौतिकवादिता के कारण हुआ है। और इस आर्थिक गतिविधियों के लिए समाज में संघर्ष निरंतर होता रहा है, इसलिए संघर्ष आज के समाज में भी संघर्ष अनिवार्य है। लेकिन यह जो संघर्ष होगा यह किसके द्वारा होगा, यह मजदूरों के द्वारा होगा। अब मजदूरों को बोल रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी यही स्थिति रहे, या तुम्हें भी कुछ सुख सुविधा चाहिए। यही होता है ना सिद्धांत, कि वह आपके मन मस्तिष्क को वह अपने अकॉर्डिंग कर देगा, वह आपको अपने अकॉर्डिंग करेगा। विचारधारा यही होता है ना। अब बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया तो वह लोगों पर प्रभाव डालने का काम तो किया ना, तब तो लोग बौद्ध धर्म को अपनाए, तब तो उनके अनुयायी हुए। तो यहां पे मार्क्स अब मजदूरों के अंदर की उस चेतना को जगा रहा है। वो बोल रहा है कि क्या तुम यही चाहते हो कि सब दिन कीड़े मकोड़े की जिंदगी जियो? क्या तुम यही चाहते हो कि सिर्फ दूसरे को सुख सुविधा में रहने दो? क्या तुम्हें अपने सुख सुविधा की ख्याल नहीं है? अब इतना कहना था कि मजदूरों का जो जाग उठा उनका, उन्हें लगा कि अरे नहीं, ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। उनको एक चेतना उसने दे दिया। उनको लगा कि अरे ये तो हमारे बदौलत ये आदमी इतना तरक्की किया है, तो फिर मेरा इतना क्यों विकास नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। यानी इसके विकास जो हो रहा है इसका ये केवल हमारे कारण हो रहा है, तो उसका हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। अब इसने मार्क्स ने कहा कि अगर इसमें विकास आपको चाहिए तो आपको संघर्ष करना होगा, तब जाकर आप में परिवर्तन होगा, और नहीं तो ऐसे चिल्लाते रहो, हाथ जोड़कर खड़े रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो मार्क्स ने यहां पे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी भौतिक पदार्थ ही विचारधारा को जन्म देते हैं। अगर कोई विचारधारा आ रहा है तो उसके पीछे, मार्क्स कहता है कि उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह है भौतिक पदार्थ। अगर आपके अंदर वह विचारधारा आया कि हमारे पास भी होना चाहिए, हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके पीछे वह भौतिक पदार्थ है। आप भी उस सुख सुविधाओं की कल्पना करने लगे, आप भी उस सुख सुविधाओं की कल्पना कि अब मैं झोंपड़पट्टी में नहीं, अब मैं भी एक अच्छे जिंदगी जीऊंगा। तो उसके पीछे वह एक भौतिक पदार्थ काम कर रहा है। और अब इसके लिए मार्क्स ने कहा कि मूलभूत ढांचा और ऊपरी ढांचा का सिद्धांत दिया। मार्क्स ने कहा कि यह जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यह जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा, इससे मार्क्स ने कहा कि यह मूलभूत ढांचा यानी नीचे का जो है, यही जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यही ऊपर के परिवर्तन को दर्शाता है। यानी ऊपरी ढांचा का सिद्धांत, तो मूलभूत ढांचा और ऊपरी ढांचा का सिद्धांत दिया। बोला कि यही सब कुछ करता है जिसके कारण ऊपरी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। यह आर्थिक ढांचा है, यह आर्थिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है। और जब तक यहां पे बदलाव नहीं होगा तो क्या यहां पे बदलाव होगा? क्या अगर बदलाव समाज में लाना है तो वह बदलाव पहले कहां से लाना होगा? पहले मूलभूत ढांचा से। आप मजदूर हो, मालिक बनो। आप किसान हो, शोषण हो रहा है, जमीन छीनो। तब जाकर आपका सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होगा, तभी होगा ना। यही देखो, कुछ चीजों को उठाया लोगों ने तो वह हो गया नक्सलवाद। को इस नीचे की ढांचा को बदलना होगा। जब तक आपकी अर्थव्यवस्था पर पकड़ नहीं होगी तब तक आपको राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
इसके लिए पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर को अपने अधीन करो। इसे मार्क्स ने कहा मूलभूत ढांचा। इस आर्थिक ढांचा को क्या कहा? मूलभूत ढांचा। कि पहले इस पे अपनी पकड़ बनाओ। जब तक इस पे पकड़ नहीं बनाओगे तो आपकी राजनीतिक दशा सुधरने वाली नहीं है, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक इस पे आप पकड़ नहीं बनाओगे तब तक आपका समाज में कोई सुनने वाला नहीं है, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए मार्क्स ने क्या सिद्धांत दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। समझे क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? द्वंद्वात्मक यानी हमेशा समाज का विकास द्वंद्व से ही हुआ है और समाज में हमेशा द्वंद्व बना रहा है, चाहे वह जिस रूप में भी हो, तभी जाकर समाज का विकास हो पाया है। समाज में निरंतर संघर्ष होते रहे हैं। अब इसके लिए मार्क्स ने क्या कहा? तो इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के लिए मार्क्स ने इतिहास का सहारा लिया। बोला हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो इतिहास गवाह है। अब इसके लिए मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इतिहास का। अब आप देखो तो इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत, भौतिकवादी सिद्धांत। अब इसके लिए मार्क्स वह बोलता है कि जो आंतरिक ढांचा है उसमें बिना परिवर्तन किए ऊपरी ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा, समाज और राजनीति में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से समाज का बदलाव वह संघर्ष के माध्यम से हुआ है। समाज में संघर्ष हमेशा बने रहे हैं। और इसके लिए मार्क्स ने क्या किया? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किया। और इसके लिए मार्क्स कहता है कि हमेशा भौतिक परिस्थितियों के कारण संघर्ष समाज में होता रहा है। हमेशा आर्थिक घटनाओं को लेकर समाज में संघर्ष होता रहा है, समाज में द्वंद्व रहा है। और इसके लिए मार्क्स कहता है कि आप पूरे इतिहास के कालक्रम को देखें तो इसके लिए मार्क्स कहता है कि आप आदिम काल को देखो, आदिम काल। इसके लिए मार्क्स कहता है कि आदिम काल को देखो। तो आदिम काल में यानी अब कैसे इतिहास को व्याख्यायित करता है? तो एक तो काल के आधार पर, दूसरा सामाजिक संबंध के आधार पर, सामाजिक संबंध। अब वह पूरी तरीके से एक वैज्ञानिक की तरह इसको परिभाषित करेगा, लोगों को समझाएगा। और फिर यहां पे वह आर्थिक ढांचा जो मूल ढांचा है, उत्पादन का साधन, उत्पादन का साधन। अब इन तीन आधारों पर मार्क्स इतिहास को भौतिकवादी रूप से उसको व्याख्यायित करता है। अब वह कहता है कि आदिम काल को अगर आप देखें तो आदिम काल में समाज कैसा था? आदिम काल का समाज वर्ग विभाजित था या वर्ग विहीन था? कोई वर्ग था क्या वहां पे? कोई वर्ग नहीं था। वह बोला कि आप देख लो आदिम काल का जो समाज है वह समाज कैसा है? वर्ग विहीन समाज है, समाज में कोई वर्ग नहीं है। और यहां पे क्या कर रहे हैं? तो यहां पे सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। समाज कैसा है? समतामूलक है या विषमतामूलक? कैसा है? समतामूलक है। तो मार्क्स ने कहा कि आप देखो हम लोग चले कहां से? अगर आपको देखना हो तो अपने आप को पीछे मुड़कर तो देखोगे। आप जो ये मान रहे हो कि नहीं यही प्रकृति की देन है और इसी रूप में हमें रहना है, तो थोड़ा सा पीछे तो मुड़ो। और पीछे मुड़ोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। यानी ये बना बनाया ढांचा है, इस ढांचे को समाज ने बनाया है। कैसे वह लोगों को आक्रोशित कर रहा है? क्योंकि लोग जड़ हो चुके हैं ना। और लोग ऐसे मानेंगे क्या? बोलेंगे कह रहे तुम पागल हो, तुम केवल लड़वाना जान रहे हो, हम क्यों जाएं? तो उसके लिए उसने समझाया, बोला कि थोड़ा नजर डालो अपने पीछे। और उसके लिए उसने परिभाषित किया कि आदिम काल को देखो जहां समाज में कोई वर्ग नहीं था। अगर मैं बात कर रहा हूं कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज ही समतामूलक समाज को स्थापित कर सकता है, तो यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यह मैं वैज्ञानिक आधार पर कर रहा हूं, साइंटिफिक तरीके से मैं इसको साबित कर सकता हूं।
और वो साइंटिफिक तरीके से इसको साबित किया, और इसने बोला कि आप देख लो आदिम काल जहां पे समाज में कोई वर्ग नहीं था, तो वहां पे सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे या नहीं? सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। समाज में कोई तनाव था क्या? कोई तनाव नहीं था। खुशहाल समाज नहीं था क्या? पूरा खुशहाल समाज था। लेकिन वह कहता है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आप आ जाओ प्राचीन काल में, आ जाओ आप प्राचीन काल में। क्या समाज यहां पे यही रहा? नहीं, समाज में विभाजन हुआ। और यह विभाजन कैसा? तो यह विभाजन दास और मालिक का हो गया। समाज में दो वर्ग हो गए, द्वंद्व आया, समाज में द्वंद्व आ गया। एक के पास काफी भूमि है और एक क्या है? भूमिहीन है। एक भूमिहीन है, उसके पास कोई भूमि नहीं है, वह दास है। और यहां पे समाज में द्वंद्व है या नहीं है? अब दास और मालिक का समाज है तो यहां पे द्वंद्व है। और यहां पे फिर क्या हुआ? तो दास और मालिक का जो संबंध है, यानी संपत्ति की अवधारणा आई। बिना संपत्ति की अवधारणा के संबंध हो जाएगा क्या? यानी संपत्ति की अवधारणा आई, और वह संपत्ति क्या है? भूमि है। तो यहां पे कहता है कि प्राचीन काल को आप देखो तो प्राचीन काल के समाज में द्वंद्व है। चूंकि समाज विभाजित हुआ, समाज में दो वर्ग आए, एक वर्ग दास और एक वर्ग मालिक। तो यहां पे दास और मालिक, तो उत्पादन के साधन भी बदल गए। अब उत्पादन में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? अब यहां पे उत्पादन में, पहले उत्पादन में भूमिका कौन निभा रहे थे? सभी लोग निभा रहे थे। अब उत्पादन में भूमिका बदल जाएगा। उत्पादन में मुख्य भूमिका किसका होगा? किसका? केवल दास। अरे दास करेंगे क्या? कृषि करेंगे ना, कृषि। तो उत्पादन में मुख्य भूमिका किसका हो गया? कृषि और दास। क्या यहां पे उत्पादन में भूमिका किसका था? समाज के सभी लोगों को। तो वहां पे क्या समाज में कोई विषमताएं थी? किसी प्रकार की कोई विषमता? अब यहां पे उत्पादन में मुख्य भूमिका कृषि नहीं बल्कि भूमि आप कर दो, क्योंकि मालिक और यह दास है तो भूमि होगा। तो यहां पे उत्पादन में मुख्य भूमिका, चूंकि भूमि मालिक के पास क्या है? भूमि है, तो भूमि और दास हो गए। अब उत्पादन में एक भूमिका निभाने लगे, भूमि और दास। और इसमें किसी एक का शोषण हो रहा है या नहीं? शोषण हो रहा है, दासों का शोषण होने लगा। मार्क्स कहता है कि चलो आगे बढ़ो, मध्यकाल में आओ, मध्यकाल में आ जाओ। बोला समाज में कैसे द्वंद्व है या नहीं है? तो वह बोला कि मध्यकाल में अगर आओगे तो मध्यकाल का जो सामाजिक संबंध है, यहां भी समाज में टकराव है और दो वर्गों का टकराव है। चूंकि यहां पे इन लोगों ने मिलकर संगठन बनाकर, संगठित होकर इस व्यवस्था का विरोध किया, इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, संघर्ष हुआ है, दासों को बहुत टॉर्चर किया गया और पूरी दास्ता बनी रही। वह ऐसे समाज से समाप्त नहीं हुआ, उसके लिए संघर्ष हुआ समाज में। और वह संघर्ष, वह हृदय परिवर्तन से नहीं हुआ, उसके लिए रक्त रंजित क्रांतियां लड़ी गई, उसके लिए कितने दासों की जानें गईं, कितने लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, तब जाकर फिर समाज परिवर्तित होता है। और फिर समाज परिवर्तित कैसे होता है? तो समाज में फिर दो वर्ग आते हैं। एक वर्ग आ गया अब दास का जगह। अगर यह दास नहीं लड़ता तो क्या वह किसान बनता? क्या वह बदलाव आता? तो यह दास ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर उसको दासता से मुक्ति मिली और फिर वह किसान के रूप में स्थापित होता है। तो इधर जो मालिक है यह जमींदार के रूप में स्थापित हो रहा है। क्या मध्यकाल में समाज में तनाव नहीं है? मध्यकाल में भी समाज में तनाव है। अब यहां पे आप देखो तो उत्पादन का साधन, उत्पादन में मुख्य भूमिका फिर कौन निभा रहे हैं? तो यहां पे आपको भूमि और किसान, भूमि और किसान।
यहां पे किसी वर्ग का शोषण है या नहीं है? तो यहां पे किसानों का शोषण है। बोला आगे बढ़ो, आधुनिक काल में आ जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि मजदूर एक हो तो मैं कोई गलत थोड़े ही बोल रहा हूं। मार्क्स ने कहा कि आप आधुनिक काल में आओ, लड़ाइयां लड़ी गई, समाज में फिर दो वर्ग आए बदले हुए रूप में। अब वह जो स्वतंत्र किसान है, इस पूंजीवादी व्यवस्था ने उनकी उस स्वतंत्रता को छीन ली और यह किसान क्या हो गए? अब किसान क्या हो गए? अरे भाई, पूरे औद्योगिक क्रांति इसी पे चल रहा है। सारे किसानों को शहर में ले आया गया, मजदूर बना दिया गया। एक राज्य ने क्या किया? राज्य ने एक नियम ले आया, भूमि चकबंदी अधिनियम। और उस भूमि चकबंदी अधिनियम से क्या किया गया? समस्त भूमि पर से उन अधिकारों को छीन लिया गया। क्योंकि वोटिंग राइट आपके पास नहीं है। आधुनिक काल में वोटिंग राइट किसके पास था? संपन्न वर्गों के पास, जिनके पास भूमि है, जो टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं के पास वोटिंग राइट था ना। क्योंकि ये लोग जो आधुनिक काल में जो बात की है, जब आपको संवैधानिक राजतंत्र आया तो उसमें क्या हुआ कि उस संवैधानिक राजतंत्र में जब शक्ति का विभाजन किया गया, राज्य का गठन किया गया, तो क्या हुआ कि राज्य जनता के लिए हो। लेकिन क्या वह राज्य जनता के द्वारा हो? क्या जनता के द्वारा तो नहीं। शासक हो, एक मजबूत शासक हो, लेकिन वह जनता के लिए हो, जनता के द्वारा नहीं। इसलिए वहां पे सीमित मताधिकार है। और जब सीमित मताधिकार है, जब राज्य आया, राज्य जैसी संरचनाएं आई, तो राज्य कुछ कानून बनाया और उस कानून में क्या किया कि उसने इनकी जो किसानी थी, उनकी किसानी को छीन ली गई। इन्हें भूमि विहीन बना दिया गया। अभी तक ये स्वतंत्र किसान थे, भूमि के मालिक थे, लेकिन एक ही कानून ऐसा लाया गया और एक ही झटके में इनकी किसानी, स्वतंत्र किसानी समाप्त हो गई। अब ये करें क्या? गांव में रहकर करेंगे क्या? अब गांव से पलायन होगा या नहीं? तो यह पूंजीपतियों की सोची समझी चाल थी, जो पूंजीपति और राज्य के सहयोग से इस व्यवस्था को लाया गया कि इन गांव के लोगों को शहर जाने के लिए मजबूर किया जाए। और फिर गांव के लोग क्या हुए? पलायन करने पर विवश हो गए। अब शहर में जाकर क्या करेंगे? ना रहने का ठिकाना, ना खाने के साधन, कुछ भी तो नहीं है। उद्योग खड़ा है, उन उद्योगपतियों को मजदूर चाहिए था, उन्होंने गांव से उनको पलायन किया, उसके लिए राज्य का सहयोग लिया, उसके लिए राज्य के द्वारा कानून बनाया गया कि जो गांव नहीं छोड़ता है, जो भूमि का जोत पर अधिकार बनाए हुए है, सीधा गोली मारो। यही आदेश था ना, यही चकबंदी कानून था। और उन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। अब ऐसे स्थिति में वे आए शहर की ओर, और शहर में वह किसान क्या हो गया? वह मजदूर हो गया। और इधर आपको जमींदार का जगह कौन ले लिया? उद्योगपति ले लिया, पूंजीपति ले लिया। अब अगर मार्क्स कह रहा है कि इस व्यवस्था में मजदूरों के द्वारा क्यों, तो मार्क्स क्या किसानों को कहने जाएगा क्या? अरे जब किसान बचा ही नहीं, अब किसान तो सब हो गए, अब एक किसान है, भूमि इनका है। तो मार्क्स कहां से कहेगा कि आओ किसान चलो चलते हैं? पता चला मार्क्स अकेले खड़ा है बीच पे सड़क पे, और एक उसको किसान मिला नहीं। इसलिए वह कहता है कि क्रांति किसके द्वारा होगी? सर्वहारा वर्गों के द्वारा। और उस सर्वहारा वर्ग में मजदूरों के द्वारा ही क्रांति। क्यों? तो इसके लिए क्योंकि मजदूर ही थे, मजदूर ही थे। इस आधुनिक काल में मजदूर ही हैं, और शोषण किसका हो रहा है? मजदूरों का ही हो रहा है। इस औद्योगिक क्रांति ने जो जन्म दिया, वह इनको जन्म दिया। अब यहां पे आप अगर देखो उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन कौन हो गए? उत्पादन में कौन भूमिका निभा रहे हैं? तो मुख्य भूमिका अब आपको हो गया मशीन और मजदूर। अब यहां पे मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है? मशीन और मजदूर भूमिका निभाने लगे। समझ में आ रहा है या ज्यादा हो जा रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है या ज्यादा हो रहा है? क्या ठीक है? कोई टफ तो नहीं हो रहा है ना?
अब क्या किया जाए भाई, भाई वाद है, सिद्धांत है, वो भी मार्क्स का दिया हुआ सिद्धांत है। वो तो मैं इतना थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अब किताब में पढ़ो जरा समझ लो मार्क्सवाद। क्या यहाँ छोड़ दे? हाँ, अब हिस्ट्री से बेटा अलग तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो हिस्ट्री में ही है। अरे इतिहास रहेगा तब तो संविधान आएगा। इतिहास पहले होगा, पहले मानव आएगा। इतिहास मतलब क्या? मानव। मानव आएगा तब तो अर्थव्यवस्था आएगी, मानव आएगा तब तो समाज आएगा, और मानव वो है कौन? इतिहास है। तो जब इतिहास होगा तभी भूगोल होगा ना। वो जब कुछ क्षेत्र पर रहेगा तो वह उसका भूगोल हो जाएगा, जब कुछ नियम कानून बनाएगा तो वह आपको पॉलिटी हो जाएगा, जब कुछ उपार्जन करेगा तो वह अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जब वह एक जगह संगठित होगा तो वह समाज हो जाएगा, जब फिर वह बाहर के लोगों से संपर्क स्थापित करेगा तो वह इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। तो अभी आंतरिक ढांचा और हम लोग कर रहे हैं ऊपरी ढांचा, तो मूलभूत ढांचा तो इतिहास है। ऐसे ही थोड़े कहा गया कि इतिहास सभी विषयों की जननी है। इतिहास ही नहीं हो तो फिर भूगोल कहाँ से और पॉलिटी कहाँ से, है ना। अब देखो, इसलिए तो गांधी आधुनिकीकरण की कुछ आलोचना भी करते हैं, लेकिन बदलते परिवेश के आधार पर अब चूंकि ये मजदूरों की एक समस्या उत्पन्न हुई, तो अब मजदूरों की समस्या हुई तो बदलते, तो सरकार उनके लिए योजना लाई ना है, उनके लिए सरकार योजना लाई। और चूंकि समय बदल रहा है, बदलते समय के हिसाब से चूंकि उद्योग में भी परिवर्तन हो रहा है, अब क्या है कि भाई अब उत्पादन भी तो बढ़ा, जनसंख्या भी तो बढ़ा, और उसके लिए सभी लोगों को काम भी मिल रहा है। लेकिन थोड़ा उस रेशियो में काम को अगर आप देखोगे तो उस रेशियो में तो होगा नहीं, तो बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप एक तरफ टेक्नोलॉजी भी लाओ और एक तरफ आप कहो कि नहीं रोजगार भी देंगे, तो दोनों चीज़ें नहीं चल सकता है। फिर रोजगार जो होगा वह रोजगार कैसा होगा? वह रोजगार योग्यता पर आधारित हो जाएगा। फिर कुशल कारीगरों की जरूरत होगी, अकुशल जो लोग होंगे वह उससे बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात फिर की जा रही है, सरकार फिर लाई ना उसके लिए कि चूंकि अब टेक्नोलॉजी आया है, तो टेक्नोलॉजी के लिए अब जो आपको जो लोग चाहिए वो कैसे चाहिए? स्किल चाहिए या अनस्किल चाहिए? टेक्नोलॉजी के लिए चूंकि स्किल चाहिए, तो एक तरफ टेक्नोलॉजी लाई गई तो उसके लिए सरकार उस तरीके से शिक्षा भी तो लाई, उस तरीके से शिक्षा भी लाई। अब आप उसमें भी नहीं जाओ और इसमें भी चाहो कि मैं चला जाऊं, तो दोनों जगह से कैसे होगा? दोनों जगह से तो नहीं होगा। सरकार तो आपको, चलिए चूंकि अब सरकार चूंकि लोक कल्याणकारी उस पर आधारित है, अब सरकार है कि सरकार पर चूंकि अब वह व्यवस्था तो है नहीं, अब बात है वोटिंग राइट वाला, अब बात है वोटिंग का कि भाई आप अगर बेरोजगार किए हुए हो तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? तो सरकार तो अब कल्याणकारी काम करेगी ना। तो कल्याणकारी काम करने के लिए सरकार उस तरीके से रोजगार को सृजन भी करेगी और उस तरीके से रोजगार को प्रदान करने के लिए वैसी व्यवस्था भी बनाएगी। तो उसके लिए सरकार का वह आधुनिक चूंकि अब अलग है। अब चूंकि सबको वोटिंग राइट है, ऐसा तो है नहीं कि कोई लोग हैं जो बैठकर आपको आपको वोट का निर्धारित करवा दे। अब बल्कि शिक्षित लोगों की बात कम सुनी जाती है, अशिक्षितों की बात ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि वोट ज्यादा उनका है। ठीक है, सरकार पर दबाव हमेशा उनका होता है, क्योंकि ये जो अशिक्षित लोग हैं सरकार जानती है कि इनको एक जगह पे एक कमजोर है और वह है पैसा। उस आधार पर इनके विचारधारा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो पूंजीपति वहां पे फिर हावी हो जाते हैं। आप अगर बहुत ईमानदार बने रहो तो फिर सरकार आपके चरणों पर गिरेगी। लेकिन आप ईमानदारी का ढोंग रचते हो, जैसे ही पैसा देखते हो वैसे ही सारी सिद्धांत आपका हवा हो जाता है, तो फिर वे तो राज करेंगे ही करेंगे ना। और नहीं तो फिर आप अपने सिद्धांत पे कायम रहो कि भाई चाहे जो भी हो,
500 नहीं, तुम 50,000 भी दोगे फिर भी मैं वोट नहीं दूंगा, तो फिर आप अपने सिद्धांत पे अड़े रहो। फिर देखो कि फिर आप कैसे सरकार को बोलोगे कि सरकार जो है वह केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। भाई सरकार क्यों नहीं पूंजीपतियों के लिए काम करेगी? क्योंकि आपके अंदर कोई विचारधारा है ही नहीं। आपका एक ही विचारधारा है और वह उस नब्ज को पकड़े हुए है जो ऊपर में है। वह सरकार को बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो, सरकार तुम्हारी हम बनवा देंगे। जिस वोट की कीमत 1,000 रुपए है मैं उसको 5,000 रुपया दूंगा। तो सरकार किसके लिए काम करेगी? आपके लिए काम करेगी, आपके द्वारा होगी, लेकिन आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो आज वही है। और इन लोगों ने मिलजुल कर क्या किया कि इन्हें मजदूर बनाया, इन्हें मजदूर बना दिया, इन्हें बाध्य किया गया पलायन करने के लिए, इन्हें घर से बेघर किया गया और फिर ये मजदूरी करने लगे। और फिर यहां इनका आज शोषण है, तो इस शोषण को समाप्त करना है। तो इसकी बात मार्क्स कहता है और इसलिए मार्क्स साम्यवाद की स्थापना की बात करता है। इसके लिए मार्क्स अब क्या दे रहा है? तो इसके लिए मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत दिया, बोला कि अब कैसे बदलाव होगा, इस व्यवस्था से आप बाहर कैसे निकलोगे, इस शोषण से आप कैसे बाहर निकलोगे। तो इसके लिए मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसके लिए मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यह किस चीज के लिए दे रहा है? समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समाज की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। सामाजिक आर्थिक विषमता, बात तो इसी की लड़ाई चल रही है ना। सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए फिर किस चीज की जरूरत है? वर्ग संघर्ष की जरूरत है। अब चूंकि यही सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करने की बात मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों ने भी किया, जिसे मार्क्स ने क्या कहा? यूटोपियन समाजवादी। जिन लोगों ने कहा कि संघर्ष नहीं, रक्तपूर्ण संघर्ष नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन से वह होगा, तो मार्क्स ने कहा कि यह कभी हुआ है नहीं। अगर हृदय परिवर्तन से होता तो आदिम काल से लेकर आधुनिक काल तक शोषण हो रहा है, अब कब हृदय परिवर्तन करेगा? कितने हृदय गायब हो गए, अब कौन सा ऐसा हृदय बचा हुआ है जो परिवर्तन होना बचा हुआ है? आज तक जो चीज नहीं हुआ तो वह कैसे हो सकता है? इसके लिए अगर इस विषमता को समाप्त करना है, समतामूलक समाज को लाना है, तो इसके लिए वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बदलाव संघर्ष के कारण हुआ है। तो आज मजदूरों को हाथ पर हाथ धरकर बैठने की जरूरत नहीं है। और यह जो संघर्ष होगा वह संघर्ष कैसा होगा? रक्त विहीन नहीं, बल्कि यह संघर्ष कैसा होगा? मार्क्स किसकी बात कर रहा है? रक्तपूर्ण की। यही इसे लेकर साम्यवाद की ओर चला गया। अब इन सब विश्लेषण के आधार पर मार्क्स अब तक के इतिहास को इसने जो देखा वह वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। और मार्क्स ने कहा कि हर युग में विरोधी तत्व बने रहे हैं, हर युग में शोषक वर्ग बने रहे हैं, और इस शोषक वर्ग से मुक्ति पाने का अब एक ही तरीका है, और वह तरीका है हथियार उठाओ। जिनके पास जो है उनसे छीनो, ऐसे देंगे नहीं, इनसे वह चीजें छीन लो और छीन कर उस पर अपना अधिकार स्थापित करो।